नमस्कार साथियों। आईसीआर मध्य भारत के चौथे अंक में मेरी साथी वैज्ञानिक डॉक्टर सविता कोले के साथ मैं डॉक्टर बीयू दुपारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस अंक में हम जानेंगे कि सोयाबीन की बोनी के लिए कौन कौन सी अन्य फसलें जो कि अंतर्वर्ती फसल के रूप में हम ले सकते हैं उसके बारे में डॉक्टर बिल्लोर साहब से हम जानेंगे। सोयाबीन की प्रारंभिक अवस्था में कौन कौन से कीट है और उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, और उसके बाद जो वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन सी समसामयिक सलाह अनुशंसा की जाती है उसके बारे में भी हम हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम सोयाबीन आधारित अंतर्वर्ती फसल के ऊपर चर्चा करेंगे। हम पिछले 50 सालों से लगातार सोयाबीन का उत्पादन ले रहे हैं और लगातार सोयाबीन लेने से इसमें कीड़े एवं व्याधियाँ बहुत आने लगी है। इसलिए किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल विविधता एक प्रमुख अंग है। तो फसल विविधता के लिए हम सोयाबीन के साथ कई प्रकार की फसलों के अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, जो कि अंतर्वर्ती फसल लेने से फसल के उत्पादन में स्थिरता आती है और फसल बीमा के रूप में काम करता है। और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए यह आवश्यक है कि फसल बीमा अपने आप ही करें तो ज़्यादा अच्छा हो। जब दो फसलें हम साथ में लेते हैं तो कोई सी एक फसल उत्पादन देके जाती है, तो इस तरह से हमारा फसल बीमा हो जाता है और आर्थिक हानि नहीं होती है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण अंतर्वर्ती फसल लेने का है कि इससे आर्थिक लाभ अकेली सोयाबीन की तुलना में अधिक होता है, या दूसरी अंतर्वर्ती फसल अकेली लेंगे तो उसकी तुलना में हमें अधिक आर्थिक लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऐसी परिस्थितियों में आप सोयाबीन के साथ अंतर्वर्ती फसल लें, जैसे सोयाबीन के साथ मक्का लें, सोयाबीन के साथ ज्वार ले लें, या दूसरी फसलें भी जो परंपरागत फसलें हैं खरीफ मौसम की, उन फसलों के साथ में हम अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से 4 लाइन सोयाबीन की, 2 लाइन मक्का की या ज्वार की या दूसरी कोई अन्य फसल की ले सकते हैं। तो इससे हमें करीब करीब यदि अंतर्वर्ती फसल लेते हैं हम, तो अकेली सोयाबीन की तुलना में 1.25 से 1.5 गुना आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है। और यदि जलवायु परिवर्तन होता है और मौसम ठीक नहीं रहता है तो कम से कम हमें एक फसल से उत्पादन अधिक मिलेगा। जहाँ पर किसान भाई सिंचाई की व्यवस्था है और रबी में गेहूँ चना लेते हैं, उनके लिए सोयाबीन के साथ में मक्का ज्वार ले सकते हैं, जो कि सोयाबीन के साथ ही कट जाती है, तो दूसरी फसल लेने में आसानी होगी। जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई नहीं होती है और केवल सोयाबीन लेते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए सोयाबीन अरहर 4 लाइन सोयाबीन की, 2 लाइन अरहर की लगाएं तो हमें अधिक आर्थिक लाभ होगा और अधिक उत्पादन भी मिलेगा। तो इस तरह से यदि हम सोयाबीन के साथ में अंतर्वर्ती फसल लेते हैं तो अधिक लाभ मिलेगा। अधिकतर किसान भाई जैसे निमाड़ एरिया या महाराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पर हम कपास के साथ भी अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। सदर्न पार्ट में, दक्षिण भाग में हम सोयाबीन के साथ में, गन्ने के साथ में सोयाबीन ले सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी परंपरागत फसलें हैं, धान के साथ अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, बाजरे के साथ अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, सूरजमुखी के साथ में अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। सोयाबीन किसी भी परंपरागत फसल में अधिक लाभ देती है। तो इस तरह से हम सोयाबीन के साथ अंतर्वर्ती फसल लेकर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी अंतर्वर्ती फसल लें तो खरपतवारनाशक दवाइयों का उपयोग बड़ी सावधानी से करें, अन्यथा दूसरी जो फसल ले रहे हैं सोयाबीन के अलावा दूसरी जो फसल होगी उसको नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप अंतर्वर्ती फसल लें तो केवल खरपतवारनाशक पेंडिमिथिलिन का ही उपयोग करें, जिससे कि दोनों फसलें सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार से यदि हम अंतर्वर्ती फसल लेते हैं तो अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। कुछ कीड़े भी बहुत शुरुआती अवस्था में सोयाबीन में आ जाते हैं।
प्रमुख रूप से ब्लू बीटल जिसको काला भृंग बोलते हैं, या फिर तना मक्खी। उत्तरी भाग में हम चले जाएं देश के तो वहाँ पे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी काफ़ी प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बीज को कीटनाशक से भी बीजोपचारित करें। उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा कीटनाशक का कॉम्बिनेशन आया है जिसमें कि थायोमेथोक्सम और लेमडासाइलोथ्रिन है। थायोमेथोक्सम एक संवाही कीटनाशक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और लेमडासाइलोथ्रिन कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, संपर्क विष है। तो इसमें दोनों तरह के कीड़ों का हम नियंत्रण कर सकते हैं। जो रस चूसने वाले हैं उनके लिए भी, या तना-भेदक हैं उनको भी, या ऊपर से जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं उनका भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नीले भृंग का प्रकोप ज़्यादा होता है। विशेष परिस्थिति से मेरा कहने का तात्पर्य है कि बोनी के बाद में अगर लगातार वर्षा होती रहती है, रिमझिम वर्षा होती रहती है और ज़मीन में नमी काफ़ी हो जाती है, उस समय ब्लू बीटल का प्रकोप काफ़ी होता है। और ब्लू बीटल पौधे की बढ़वार वाले हिस्से को खाता है, जहाँ से पौधा वृद्धि करता है उस हिस्से को खा जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है, या ऊपर ठूंठ रह जाता है, या उसके पहले जो पौधे में दाल निकलती है, सोयाबीन की दाल जो बाहर निकलती है, वो भी खा जाता है। तो खेत में सिर्फ ठूंठ दिखते हैं। और ब्लू बीटल्स के प्रकोप से बचने के लिए हमें क्विनालफास सबसे अच्छी दवाई है। क्विनालफास की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डालेंगे तो वो ब्लू बीटल को भी कंट्रोल कर लेगा। अगर ब्लू बीटल नहीं है तो मैंने जो अभी आपको कॉम्बिनेशन बताया था मेथोक्सम और लेमडासाइलोथ्रिन का, उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और दवाई आई है बीटा सैप्रोथिन और इमिडाक्लोप्रिड के कॉम्बिनेशन की। इसमें इमिडाक्लोप्रिड संवाही कीटनाशक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और बीटा सैप्रोथिन वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, संपर्क विष है। तो इनका भी हम अगर उपयोग करेंगे तो काफ़ी तरह के कीड़े जो कि प्रारंभिक अवस्था में सोयाबीन को नुकसान करते हैं उनसे नियंत्रण हो सकेगा और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी।